स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। आपको बता दें कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छे माहौल में जो अमरनाथ यात्रा है उसकी बाज़ाब्ता शुरुआत हो चुकी है और अमरनाथ यात्रा की इस शुरुआत के साथ ही काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु हैं उनमें श्रद्धालुओं में उत्साह है और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं ख़ासतौर से जो इन्हें सहूलत मुहैया कराने की और साथ ही उन्हें जो सुरक्षा की जो तैयारियां हैं वो भी काफ़ी चाक चौबंद हैं। अब सवाल ये है कि तक 50 दिनों से ज़्यादा दिनों तक ये चलने वाली ये यात्रा जो है इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और दर्शन जो है कल से श्रद्धालु कर पाएंगे। जो उनके मन में एक आस है, जिस उत्साह के साथ वो मुल्क के कोने कोने से पहुंचे हैं इस यात्रा के लिए, इस दर्शन के लिए, उसकी बाज़ाब्ता कल से यानी दर्शन शुरू हो जाएंगे। तो आज हम खास तौर पर चर्चा करेंगे कि ये जो यात्रा है इसका संदेश क्या है और अमरनाथ यात्रा के संदेश के साथ साथ इसके जो अलग अलग पहलू हैं, चाहे वो उसके धार्मिक पहलू हो या सामाजिक सौहार्द के पहलू हो या फिर आर्थिक पहलू हो, ये कितना अहम है और किस तरह से सालों से ये यात्रा चली आ रही है एक सामाजिक सौहार्द को मजबूती प्रदान करते हुए। इस पर आज हम खास तौर से करेंगे चर्चा। तो 50 दिनों से ज्यादा चलने वाली इस यात्रा का संदेश क्या है, इस यात्रा से क्या क्या अहम बातें हैं जो हम आज इसको चर्चा में शामिल करेंगे और किस तरह से ये यात्रा जो है पूरे मुल्क में एक संदेश देता है आपसी भाईचारे का, सामाजिक सौहार्द का और उसके अलावा ये जिस तरह से आर्थिक तौर पर भी, आर्थिक फ्रंट पर भी ये काफ़ी कुछ जो है मुहैया कराता है। उसके साथ ही जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है, जो तकरीबन 3800 की ऊंचाई पर जो प्राकृतिक तौर पर जो बाबा बर्फानी का वहाँ वजूद होता है, जिसके दर्शन के लिए कोने कोने से, मुल्क के कोने कोने से और कई मामलों में तो मुल्क के बाहर से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं। तो उस पर हम खासतौर से चर्चा करेंगे। लेकिन अक्सर जब भी कभी यात्रा का जिक्र होता है तो उसमें एक मामला जो है वो सुरक्षा को लेकर सामने आता है, चूँकि बहुत ही हसास इलाका है जम्मू कश्मीर, चूंकि सरहदी इलाका है, सरहदी एक यूटी है और उसमें भी कई बार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जो माजी में भी कई बार आए हैं कि क्या वाकई सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां उतनी ही पुख्ता या चाक चौबंद है जितनी की अपेक्षा की जाती है। जैसा हम आपको बताएंगे अपने कार्यक्रम में किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं सुरक्षा को लेकर। ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही इसमें हर जगह पर जो बेस कैंप्स है, जो लॉन्चमेंट है, जो रजिस्ट्रेशन कैंप है, वहां पर किस तरह से 3 लेयर सिक्योरिटी मुहैया कराई गई है। इन तमाम पहलुओं के साथ साथ जो इसका सामाजिक पहलू है, जो इसका आर्थिक पहलू है और धार्मिक पहलू तो है ही, इस पर हम खासतौर से चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। सबसे पहले आपको बताएं कि हमारे साथ होंगे डॉक्टर SP वैद जो फॉर्मर DGP है जम्मू कश्मीर के, और इसके अलावा हमारे साथ होंगे राजेश गुप्ता जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं VHP जम्मू कश्मीर, जावेद बेग सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट इकबाल ताहिर स्पोक्स पर्सन PDP। आप तमाम लोग का बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। कुछ मेहमान हमारे साथ अभी जो जुड़े नहीं हैं, कुछ देर में जुड़ जाएंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे राजेश गुप्ता जी का। राजेश गुप्ता जी, आज से यात्रा का हम कह सकते हैं कि आगाज हो चुका है। दर्शन भले ही उसके लिए अभी कुछ घंटों का और इंतजार है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस तमाम परिदृश्य में जो जम्मू कश्मीर को लेकर एक आम धारणा है, एक सोच है, खासतौर से सुरक्षा की दृष्टि से, और ये जो धार्मिक ये जो यात्रा हर साल जो यहाँ पर होती है, एक लंबा रास्ता होता है, इसे तय करना होता है, पहाड़ियों से भरा, दुश्वार गुजार रास्तों से भरा, कभी मौसम की इस पर मार होती है, कभी सुरक्षा को लेकर जो है वो चिंता बढ़ी रहती है। इन सब के बीच इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। LG मनोज सिन्हा जो उन्होंने आज झंडी दिखाकर आज सुबह ही इस यात्रा को बेस कैंप से हरी झंडी दिखाई, उसकी शुरुआत की। आप इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहते हैं? सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष से और पूरे विश्व से आने वाले तीर्थयात्री जिनकी बाबा अमरनाथ जी में श्रद्धा है, उनको इस यात्रा को लेकर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, जम्मू कश्मीर की सरकार, भारत सरकार इस यात्रा को लेकर के
जो भी अरेंजमेंट्स कर रही है, और मैं पिछले कुछ सालों से देख रहा हूं कि उन अरेंजमेंट्स की जो क्वालिटी, गुणवत्ता, उसमें बढ़ोतरी आ रही है, इस कार्य के लिए भी उनको बहुत बहुत साधुवाद है जी। सुरक्षा की दृष्टि से जो आपने बात कही, उस पर थोड़ी सी मेरी टिप्पणी है। पहला तो यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से पीछे कुछ काफी समय पहले बीच बीच में कुछ छिटपुट वारदातें ऐसी हुई हैं जो कि चिंताजनक हैं। लेकिन जहां तक यात्रा का सवाल है और जहां तक कश्मीर में पिलग्रिमेज टूरिज्म का सवाल है, मैं ये समझता हूं कि ये सही समय है कि कश्मीर का टूरिज्म उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, उसके स्टेक होल्डर्स, उनको आतंकवाद के खिलाफ बहुत ज्यादा खुल करके, वोकल होकर के, मुखर होकर के सामने आना चाहिए, क्योंकि जितना पर्यटन वहां पर फल फूल रहा है उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स हैं। और कई बार जब इस तरह की वारदात होती है, चाहे वो टूरिस्ट के साथ हो या टूरिस्ट को कहीं अंदेशा हो कि जिसके लिए सरकार को अत्यधिक अरेंजमेंट करने पड़े, पर्यटन उद्योग की ये मॉरल जिम्मेवारी बनती है कि इस विषय को लेकर के वो खुल करके बात करे और जो आतंकवाद प्रस्त ताकतें हैं उनका विरोध करे, और सरकार को भी कहे कि हम उनकी सुरक्षा के लिए हैं, बहुत ज्यादा सुरक्षा बलों की जरूरत नहीं है। ये सारे कार्य में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जो कि इस सारी यात्रा को देख रहे हैं, उनके द्वारा जो समुचित व्यवस्था रजिस्ट्रेशन की और बाकी सुविधाओं की गई है, और उसके बाद यात्रियों के लिए RFID कार्ड और फिंगरप्रिंट्स वाली रजिस्ट्रेशन, ये मैं समझता हूँ एक बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स की सहायता से एक पुख्ता यात्रा करवाई जा रही है। सबको बहुत बहुत इसका साधुवाद भी है और सबको बहुत बहुत इसकी बधाई भी है। मैं चाहूंगा आप जरा इसकी महत्ता के बारे में बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है, मतलब क्यों आखिर मुल्क के कोने कोने से और विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, और इस दर्शन को लेकर इतना उत्साह आखिर क्यों होता है? क्या इसकी अहमियत है, क्या इसकी महत्ता है? देखिए, भगवान शिव का वो अबोर्ड है, अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा जी। बृंगेश संहिता में इसका वर्णन आता है। बृंगेश संहिता एक बड़ा पुराना ग्रंथ है पुराणों में से, और उसमें इसका वर्णन आता है और उसमें इसकी यात्रा की महत्ता है जी। उसके बाद पुरातन काल से जो यात्रा होती आ रही है, राजतरंगिणी में भी उसका वर्णन किया गया है। और ट्रेडिशनली जो ये यात्रा थी सारा साल होती थी, और मौसम की अनुकूलता के हिसाब से साल में 2 महीने यहां पर सबसे ज्यादा रश रहता था। ज्येष्ठ पूर्णिमा से लेकर के श्रावण पूर्णिमा तक। रक्षाबंधन की जो पूर्णिमा है उसको श्रावण पूर्णिमा कहते हैं, और उससे 2 मास पहले आने वाली जो पूर्णिमा है उसको ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं जी। सारा साल यात्रा तो चलती ही थी, लेकिन इन 2 महीनों का सबसे ज्यादा महत्व था। उस वक्त मौसम भी यहाँ अनुकूल रहता था, इस करके 2 महीने पहले यात्रा शुरू होकर के, और छड़ी यात्रा जो है, जो कंक्लूजन फाइनल पूजा जो है, वो श्रावण पूर्णिमा को होती थी। इस ढंग से एक ये रिचुअल कंप्लीट होता था। और क्योंकि मौसम की सुगमता या बेहतरी उन दिनों में थी, तो पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से सनातनी समाज के लोग उस वक्त भोलेनाथ के दरबार में अपना शीश नवाने के लिए, उसका आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे जी। तो क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती को यहां पर अमर कथा सुनाई थी, और बहुत सारे उसके साक्ष्य और साक्षी दोनों उस यात्रा पे और यात्रा रूट पे विद्यमान हैं। लोगों का एक मानना भी है, एक बड़ी आस्था भी है कि उन सभी जो भगवान के संदेश वाली जगह हैं या निशान हैं, वहां पर जाकर के माथा टेका जाए और भगवान से समाज की, भारतवर्ष की, पूरे विश्व की सुख समृद्धि की कामना की जाए। इसको लेकर के सब लोग जाते हैं, और भगवान की तरफ से इतनी शक्ति आ जाती है उस वक्त कि बुजुर्ग भी और बच्चे भी सभी उस 13,000 फीट की ऊंचाई तक बड़े आराम से पहुंचते हैं और दर्शन करके अच्छे ढंग से वापस लौटते हैं। और एक भगवान का वहां पर एक लीला भी है कि भगवान का जो स्वरूप है वो अलग अलग अपना जो शेप्स में, कभी शिवलिंग की शेप में, कभी निराकार, कभी साकार, वहां पर विराजमान रहता है, और उसके स्वरूप के भी दर्शन होते हैं और वहां से आशीर्वाद भी मिलता है। बिल्कुल। जावेद बेग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। जावेद, हम ये समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो अमरनाथ यात्रा है, हर साल काफी बड़ी तादाद में यात्री पहुंचते हैं, और हर बार ऐसा लगता है कि इस बार शायद पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जम्मू कश्मीर तो पूरा का पूरा इसमें शामिल है, लेकिन खास तौर से कश्मीर वादी के लिए ये यात्रा कितना अहम है, इसके कितने ऐसे पहलू हैं जो कश्मीर के हर शहरी से जुड़े हैं? शुक्रिया।
आपने बिल्कुल सही फरमाया। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे जो यात्री भाई बहन इस पवित्र यात्रा के लिए निकले हैं, जियारत के लिए निकले हैं, उनको हम खुशामदीद करते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से उनको खुशामदीद करना चाहूंगा और दुआ करता हूं कि ये यात्रा का पूरा जो वक्त है बिल्कुल पुरअमन तरीके से और बिल्कुल कामयाब रहे। देखिए, ये पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए बहुत ही खास और स्पेशल एक एक इवेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए एक लेगेसी है, हमारी विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी। जैसे अभी मेरे साथी ने कहा कि ये शिव जी की नगरी है। शिव जी अ, हमारे जम्मू कश्मीर की एक आइडेंटिटी है, और ये आस्था की जगह हर किसी के लिए है। ये सिर्फ यहाँ के हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ के सारे जितनी कम्युनिटीज जम्मू कश्मीर में रहती है, हम सबके लिए ये एक पवित्र जगह है। और ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो जो पिलग्रिमेज का जो वक्त है, हम सबके लिए एक होली वक्त है। और इसमें आप देखिए, जितने हमारे यात्री भाई बहन आते हैं, उन सबको कश्मीर के मुसलमान होस्ट करते हैं। हालांकि जो आइडिया ऑफ इंडिया के दुश्मन है, हमारे जम्मू कश्मीर के दुश्मन है, कश्मीरियत के दुश्मन है, उन्होंने 30-35 साल काफी कोशिश की कि इसमें वादा डालें, परेशान करें, लेकिन कभी भी आप देखिए, तवारीख गवाह है, कभी भी इस पवित्र यात्रा को ना ही रुकने दिया गया और ना ही कश्मीर के मुसलमान इससे पीछे रहे। आप कल देखेंगे, कश्मीर के मुसलमान हमारे लोग हमारे हिंदू भाइयों को अपने कंधों पर उठाकर उस पवित्र गुफा में दर्शन के लिए ले जाएंगे। यह कश्मीरियत की अक्कासी है, और यही हमारे खूबसूरत आइडिया ऑफ इंडिया की अक्कासी है। मैं बहुत खुश हूं, और फिर एक बार अपनी तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से खुशामदीद करता हूं हमारे यात्री भाई बहनों का। जी। हमारे साथ डॉक्टर एसपी वैद जुड़ चुके हैं, डीजीपी है फॉर्मर जम्मू कश्मीर के। डॉक्टर एसपी वैद साहब, ये यात्रा जो है उसकी महत्वता क्या है, उसकी अहमियत क्या है, इस पर तो हम बातचीत कर चुके। हमारे साथ राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिक्योरिटी को लेकर एक कंसर्न हमेशा बना रहता है। इस बार ऐसी क्या खास जो पुख्ता इंतजाम जो है वो इसमें शामिल है, जिसको लेकर जो यात्री जो बहुत उत्साह भरे स्वरूप में वहां पहुंचे हैं, उन्हें उनके अंदर एक निश्चिंतता तो है, उन्हें बहुत भरोसा है सिक्योरिटी जवानों पर, सब कुछ, लेकिन ये अपना कर्तव्य बनता है सिक्योरिटी जवानों का कि वो उसमें हर बार जो है कुछ एक लेयर और आगे बढ़ाएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस पर जरा आप रोशनी डालें। सबसे पहले नमस्कार, और सभी यात्रियों को भी खुशामदीद हमारी रियासत के लोगों की तरफ से। देखिए, जो सवाल आपने किया, पहले मैं उसका जवाब दूंगा। अभी आपने हाल ही में देखा, रियासी में अटैक हुआ, शिवखोड़ी जो यात्री गए थे और उन पर किस तरह से हमला हुआ। और जो अभी जावेद बेग मेरे भाई साहब कह रहे थे, किस तरह से जो दुश्मन है, जो इस जो पवित्र यात्रा है या जो अब वापसी भाईचारा है लोगों का, उसको तोड़ने की कोशिशें करते हैं। ये आज मैं पिछले 35-40 सालों से देख रहा हूँ, बार बार हमले होते हैं, बार बार इस पर अटैक करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी ये यात्रा कभी रुकी नहीं और हमेशा होती रही। लोगों का भरपूर ताउन रहता है, खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों का। और इसमें सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जम्मू रीजन से जैसे ही लखनपुर से यात्रा शुरू होती है, यहाँ लोग एंटर करते हैं जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ जम्मू में कैंप, बेस कैंप है। उसके बाद फिर पहलगाम में, पूरे हाईवे से जाने के बाद पहलगाम में बेस कैंप बनता है। उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारे पड़ाव हैं रुकने के। तो जगह जगह कैंपिंग साइट्स हैं, जगह जगह उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, पूरा रूट प्रोटेक्ट किया जाता है। जो यात्रा की कन्वॉय जाता है, उसको बाकायदा एस्कॉर्ट करके लिया जाता है। उसका जो पूरा ये एरिया है, हाईवे का हो या इसका रूट है, दोनों रूट, पहलगाम वाला भी और बालताल वाला भी, उसको पूरा सैनिटाइज किया जाता है और उस पे उसके जितने हिल फीचर्स हैं उनको कवर किया जाता है, ताकि कहीं से भी उन पर हमला ना हो। और फिर जब बालताल और पहलगाम से ऊपर पहाड़ी इलाका आता है, तो उसको LRP से, लॉन्ग रेंज पेट्रोल से कवर किया जाता है। आर्मी, BSF, CRP
SDRF, NDRF, ताकि कोई बड़ी ट्रेजेडी नहीं। अगर आपको याद होगा 90s में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और लोग उन दिनों मेडिकल टेस्ट करके नहीं आते थे, फिटनेस नहीं लाते थे और प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं होते थे। कपड़े वो सोचते हैं जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में गर्मी पड़ रही है, शायद अमरनाथ की पहाड़ियों में भी वैसी गर्मी होगी, जबकि जब तूफान आता है वैसा होता नहीं है वहां। तो फिर एकदम मौसम बिगड़ता है और बुरी हालत हो। उस डिजास्टर से फेस करने के लिए भी हमारी माउंटेन रेस्क्यू टीम्स और SDRF, NDRF की भी डिप्लॉयमेंट होती है, आर्मी होती है, हर चीज वो की जाती है। लेकिन जहां तक आपका सवाल था एडिशनल प्रोटेक्शन, तो जो RFID रखा है तो उसमें सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि कोई यात्री के बेस में कैंप में ना घुस जाए और वो अटैक, सुसाइड बॉम्ब कर दे या ग्रेनेड चला दे। तो इस बार बहुत पिछले 1-2 सालों से श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो RIFT का है, ताकि कोई भी बिना आइडेंटिटी के या बिना जो यात्री रजिस्टर्ड नहीं होगा वो एंटर नहीं कर सकता। बाकी जो इंतजामिया के लोग हैं, चाहे पुलिस के हों या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हों या श्राइन बोर्ड के हों, वो सब अपना अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके ही अंदर घुस सकते हैं। तो वो और बाकी उस एरिया जहां कैंपिंग साइट है या जहां लंगर है उसको प्रोटेक्ट प्रॉपरली कवर किया जाता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है जो हमारे पास ये फैसिलिटी बहुत साल पहले नहीं हुआ करती थी। और मैं यहाँ आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, जो मेरे टाइम पर जब मैं DGP था 2016 से 2018, तो उस दौरान भी एक अटैक हुआ था। वो गलती मैं इसलिए एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि वो दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि उस तरह का दोबारा अटैक ना हो पाए। अगर आपको याद होगा 2017 में या 18 आई थिंक 17 की बात है, मुझे एग्जैक्ट 17-18 की बात है, जब मैं DGP था, तो जो हमारा टाइमिंग था, कट ऑफ टाइमिंग था, गाड़ियां वापस आ रही थी बालटाल से और श्रीनगर से होते हुए, उनका एक कट आउट टाइम था कि आपको लेट्स से शाम को 6 बजे के बाद या कोई भी आप श्रीनगर से वापस आगे नहीं जाएगा तो अनंतनाग की तरफ। तो लेकिन एक गाड़ी जो निकल गई थी और उसका टायर पंक्चर हो गया और 6 बजे से पहले निकल गई, जहां 6 बजे के बाद गाड़ियों को रोका जाता है पंथा चौक में अनंतनाग की तरफ जाते हुए, वो गाड़ी अपना टाइम पे क्रॉस कर गई, लेकिन उसका रास्ते में टायर पंक्चर हो गया और फिर वो अपना टायर ठीक कराती रही। तब तक डिप्लॉयमेंट 8 बजे उठा ली गई या 7 बजे, जो भी उस वक्त कट आउट टाइम था। तो जब डिप्लॉयमेंट उठा ली गई, उसके बाद उसका टायर पंक्चर ठीक हुआ और वो चलने लगी अनंतनाग की तरफ। तो रास्ते में टेररिस्टों को मौका मिला, उन्होंने देखा कि इस तरह से एक अकेली गाड़ी यात्रियों के साथ पूरे वो झंडे झुंडे लगे थे और जा रही है, तो उन्होंने मोटरसाइकिल पे उसका पीछा किया और आगे टेररिस्ट ग्रुप को इंफॉर्मेशन दी कि इस तरह से एक गाड़ी अकेली आ रही है। उस पर फिर वो प्लान तरीके से अटैक हुआ, जिसमें बहुत सारे गुजरात के यात्री शहीद हुए या मारे गए और काफी नुकसान हुआ। ऐसी गलती अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा हो, ताकि जो कट आउट पॉइंट टाइमिंग है उसके बाद वंस डिप्लॉयमेंट उठा ली गई है, उसके बाद कोई गाड़ी उस रूट से नहीं निकलनी चाहिए। ये गलती दोबारा मैं नहीं चाहता किसी से। चलिए, मुझे लगता है कि इसका खास ख्याल जरूर रखा जाएगा। इस वक्त हम एक बार रुक करेंगे राजेश गुप्ता जी का, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है VHP जम्मू कश्मीर के। राजेश जी, मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि बरसों से यात्रा चली आ रही है, इक्का दुक्का अगर इस तरह की घटनाओं को हम छोड़ दें तो आखिर ऐसी क्या बात है जो इस यात्रा को मुसलसल, यानी लगातार, न सिर्फ ये कि इसमें संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती जा रही है, बल्कि एक जो आस्था है वो और ज़्यादा पुख्ता होती जा रही है, और साथ ही साथ ऐसी क्या जो चीज़ें हैं जो कश्मीर में जाने के बाद भी यात्रियों के आत्मविश्वास को डिगा नहीं पाती हैं? कश्मीर के जो लोग हैं उनसे किस तरह की सहायता, किस तरह का योगदान आप देखते हैं इसमें? देखिए, कश्मीर में एक बड़ा वर्ग जो है यात्रा का भी, टूरिज्म का भी और हर उस चीज का जो प्रॉस्पेरिटी में सहायक है उसका समर्थन करता है।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बड़ा वर्ग कई बार उस जो छोटी तादाद के आतंकवादी हैं उनका खुल करके मुखर विरोध नहीं कर पाता। श्रद्धा जो सनातनियों में है भोलेनाथ के प्रति, बाबा अमरनाथ के प्रति, और वर्ष में कुछ समय के लिए दर्शन कर पाना, वो उस थोड़े से 2 महीने के 1.5 महीने के पीरियड में सबको वहां आने के लिए आकर्षित करती है। और एक तीर्थ यात्रा के लिए लोगों के मन में ऐसी कोई भावना नहीं होती कि दुर्गम है तो मैं नहीं जा सकता। ये जहां भी किसी की श्रद्धा है, किसी भी धर्म में है, लोग पथ दुर्गम हो या पथ कठिन हो उस करके रुकते नहीं हैं कि ये अमृतत्व की प्राप्ति का एक रास्ता है, जीवन के सफल होने का एक रास्ता है, और करोड़ों करोड़ जो सनातनी हैं सभी वहां पर पे जाना चाहते हैं। और जैसे जावेद जी ने कहा कि ये तो ऋषि कश्यप के द्वारा सृजित धरती है, और जम्मू कश्मीर वैसे ही अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा है। अमरनाथ जी यहाँ पे हैं, बांदीपुर में छोटे अमरनाथ जी, दानेश्वर जी, और यहाँ पर मानतलाई में भगवान शिव के विवाह का स्थान है। इसी तरह से शिवखोड़ी में भगवान शिव का स्थान है, पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ जी का स्थान भगवान शिव का है। तो इस करके यहाँ जम्मू में आप शंभू पंचबख्तर मंदिर में हैं, तो भगवान शिव यहाँ बहुत सारे स्वरूपों में बहुत सारी जगहों पे साक्षात विराजमान है। फिर जब ऋषि कश्यप ने इस धरती का सृजन किया है तो वहां पर इस तरह की भावना रहने ही वाली है। और उससे भी बड़ी बात है कि ये जो सारा भूखंड था, ये सारे का सारा पहले सनातनी था, फिर बाद में कुछ लोगों ने दूसरी पूजा पद्धति अपनाई और उसमें चले गए। लेकिन उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसके प्रति जिनमें उनके प्रति श्रद्धा बनी रही, और बहुत सारे लोगों ने उन तीर्थयात्रियों की सेवा करके भी अपना एक जीवन यापन का रास्ता अपनाया। कि जो लोग तीर्थयात्रियों की सेवा करते हैं उनको सर्विसेज देते हैं, कोई पिट्ठू पे लेकर के वहां चले जाता है, कोई सामान लेके जाता है, कोई अलग किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई वहां पे किसी ने टेम्पररी अकोमोडेशंस बनाई हैं, किसी ने कोई घोड़े पे लेकर के जाता है, कोई भोजन का इंतजाम करता है। तो 1-2 महीने के लिए एक अच्छा रोजी रोटी का बंदोबस्त उस सारे यात्रा रूट पे दोनों तरफ से सोनमर्ग और बालटल की साइड से सबके लिए होता है। तो भगवान शिव हर किसी को किसी को दर्शन का प्रसाद देते हैं, किसी को उसकी आस्था का प्रसाद देते हैं, किसी को रोजी रोटी का प्रसाद देते हैं। इस करके उनके प्रति श्रद्धा में कहीं कोई कमी नहीं है और उसमें हमें कोई डाउट भी नहीं है। सिर्फ ये जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि उसके बावजूद लोग डरते डिगते नहीं हैं, तो आस्था इस थोड़े से आतंकवादी ताकतों से डरने वाली नहीं है। ये समय ने प्रूव किया है, 1996 में भी प्रूव हुआ, 2017 में जैसे वैद साहब ने कहा उसमें भी प्रूव हुआ। उसके बाद भी एक दिन के लिए यात्रा नहीं रुकी। 2014 में कुछ शरारती तत्वों ने वहां पे सारे के सारे लंगर जला दिए थे, तब भी यात्रा नहीं रुकी। और इस करके यात्रा तो रुकने वाली नहीं है। ये तो बिल्कुल यात्रा रुकने वाली नहीं कहते हैं। जावेद बेग, मैं आपके पास आना चाहता हूं, थोड़ा समय कम होता जा रहा है कि ये जो बात अभी सामने आ रही है कि एक बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं इससे मुस्तफीज होता है, वो खुद को एक तरह से सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर देखता है और उससे वो सुख हासिल करता है, उसे एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। इस बड़े वर्ग को और मजबूती कैसे मिल सकती है जावेद? बिल्कुल, मेरे साथी ने बिल्कुल सही कहा। कश्मीर ऋषियों की, मुनियों की और सूफियों की धरती है। कश्मीर जैसे मैंने पहले भी कहा शिव जी की धरती है, कश्यप ऋषि जी की धरती है, अभिनव गुप्त जी की धरती है, आदि शंकराचार्य जी की धरती है। जिस कश्मीर में माता लल्लेश्वरी को ललदेव कहा जाए और सारे जितने मजहबों के मानने वाले लोग हैं, उसी कश्मीर में नुंद ऋषि को भी सारे मजहबों को मानने वाले लोग मानते हैं। मुझे लगता है जो एमलगम है, जो एक सिंक्रेटिक मिक्स ऑफ बुद्धिज्म, शैविज्म, सूफिज्म है, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। हमें ये समझना है, खास करके 35 साल से एक अलग नजरिए को यहाँ पे पुश किया गया जी, चाहे वो लिटरेचर हो या और बाकी तरीकों से, उस कंडीशनिंग को डिकंडीशन करने के लिए मुझे लगता है पुराने जो ग्लोरियस कश्मीर है, पास्ट का जो कश्मीर है, जिसमें कश्मीरियत सबसे ज्यादा प्राइमरी थी, उस चीज को हमें रिवाइव करने की कोशिश करनी है। सूफिज्म, ऋषिज्म को हमने बढ़ावा देना है। उससे मुझे लगता है रेडिकलिज्म को या एक्सट्रीमिज्म को, जो वो इंतहा पसंद की वो सोच यहाँ पे ठोकी गई थी,
वो हमारी खुद की नहीं थी, बल्कि एक कोशिश की गई, वो हम पे वो सोच ठोकी गई, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। जैसे वेद साहब ने कहा कि एक तरफ दुश्मनों ने कोशिश की हमारे यात्रियों को मारने की, दूसरी तरफ यात्रा कंटिन्यू रही। और मैं वेद साहब से गुजारिश करूंगा, जिस वक्त वो हमला हुआ उस वक्त जो हमारे यात्री भाई बहन जख्मी हुए, उन्हें खून देने के लिए हमारे कश्मीरी नौजवान हॉस्पिटल गए। मैं खुद गया और मुझे शरफ हासिल हुआ, शुक्र है ऊपर वाले का, कि मैंने भी एक यात्री दोस्त को खून दिया। मुझे लगता है ये चीज भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। दुश्मन कोशिश करते रहेंगे। जो मैं बार बार कहूंगा, जो आइडिया ऑफ इंडिया के दुश्मन है वो इंसानियत के दुश्मन है। वो कश्मीरियों के दोस्त कभी नहीं हो सकते। वो कश्मीरियत के भी दुश्मन है। और कश्मीरियत हमारी लेगेसी है, कश्मीरियत हमारी विरासत है। और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा उस विरासत का एक खूबसूरत हमारा एक हिस्सा है, एक पवित्र हिस्सा है। हम कभी भी अपनी विरासत को कोई आंच नहीं आने देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर एफसी साहब, मैं फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहता हूं। मेरा सवाल वही है कि आखिर ऐसी क्या खास बात है जो कश्मीर के लोगों को भी और कश्मीर आने वाले हिंदुस्तान के या दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले उन श्रद्धालुओं को भी जोड़े रखती है, और इसी का नतीजा है कि हर साल एक आध 2 साल को छोड़ दें तो ये संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ती जाती है और इस रास्ते में निकलने का कोई साहस कमजोर नहीं पड़ता। देखिए, कश्मीर के बगैर भारत नहीं और भारत के बगैर कश्मीर नहीं। ये एक ऐसा अंग है